नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की तीसरी वीडियो है जो अपलोड होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी। इस सेशन में हम लोग 1919 के एक्ट से शुरू करेंगे एंड इट विल गो अप टू 1935 एक्ट। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए इफेक्टिव रहे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2024। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने फिर से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ लिंकअप करके पढ़ाने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादा ये इफेक्टिव रहे। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, इसको क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये एक बात है कि इसमें से कौन से उस समय सेक्रेटरी थे और कौन से उस समय वाइसरॉय थे, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है इस एक्ट में वो ये है कि इंडियन मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में दोनों प्रोविंसेस में गवर्नर लेवल पे और वाइसरॉय के लेवल पे भी इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा था। लेकिन 2019 के एक्ट में ये मैंडेट किया गया है कि 3 इंडियंस को रखना जरूरी है इन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेशन यानी कि 2 हाउसेस जो हैं वो भी एस्टैब्लिश करी गई 1919 के एक्ट में, जिसका नाम रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट जो बात है वो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जब ये 2 हाउसेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रोविंसेस को यानी कि प्रोविंसेस के ग्रुप यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जब इंक्लूड कर रहे हैं लेजिस्लेचर बाय द सेंट्रल लेवल, तो इसका मतलब ये है कि हम पावर जो है वो और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो द एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसके अतिरिक्त एक डायरार्की जो है वो प्रोविंसेस में दी गई, यानी कि हम प्रोविंसेस को दे तो रहे हैं एक तरीके की जो है ऑटोनॉमी, लेकिन वहां पे डायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट होगी उसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो डिवाइड किए जाएंगे 2 तरीकों से, एक जिसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफर्ड और दूसरे कहेंगे रिजर्व्ड। यानी कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगी स्टेट लिस्ट में वो रिजर्व रहेंगी विद दी ब्रिटिशर्स, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे वो रहेंगे इंडियंस के हाथों में। सो टेक्निकली आप दे तो रहे हैं इंडियंस के प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रोविंसेस में भी आप जो है रिजर्व्ड जो एरिया है वो आप अंग्रेजों के हाथ में ही रख रहे हैं। तो ये एक तरीके का मैनिपुलेशन ही था। इसके अतिरिक्त सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन की गई, इसको एस्टैब्लिश किया गया जो कि इवेंचुअली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में जो है इसको बनाया गया। इसके अतिरिक्त सिग्निफिकेंस जो है वो यह है कि द एक्ट ईज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी, अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि 2 हाउसेस बनाई गई हैं, उसमें से एक हाउस जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दरअसल प्रोविंसेस का ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होने वाला था। इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही आज के तारीख में हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और पावर्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो रही थी, दोनों सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड हो रही थी प्रोविंसेस पे। हालांकि ये ट्रांसफर्ड का जो चक्कर था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, दैट वाज द मैनिपुलेशन, वो कभी बाज नहीं आ सकते हैं। दिस वाज द मैनिपुलेशन। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1909 के एक्ट को समझा था कि इसके अंदर किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन कई सारी ऐसी इसमें चीजें थी जो मैनिपुलेटिव थी। कई सारी इसमें ऐसी चीजें थी जो इंडिया की सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करी गई थी ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, और ये चीजें बहुत इजीली आप इस पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ने से समझ सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जिस एक्ट के बारे में पढ़ाई करी वो है 1919 का एक्ट। अब ये 1919 के एक्ट में भी हम लोगों ने देखा कि प्रोविंसेस को एक किस्म की ऑटोनॉमी दी जा रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे भी मैनिपुलेशन है। कैसे? क्योंकि यहां के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी इन्होंने ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड के कैटेगरी में रखा हुआ है। अब जो ये रिजर्व्ड कैटेगरी है, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं वो अंग्रेजों के हाथ में रखा हुआ है, और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट दिया है इंडियंस को। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर अगर इंडियंस कुछ भी लॉ बनाना चाहेंगे, इनको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी इसको क्लियर करवाने में। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो किसी ना किसी हद तक दी तो गई थी, लेकिन वो बंधी हुई थी। अब ये 1919 में इंडिया के नेशनल मूवमेंट में, इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कई सारी चेंजेस हुई।
इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1919 के समय काल में दो चार इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं वो है, एक राउलट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग, इसके अतिरिक्त इंडियंस का जो है बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो जाना, जिस आउटरेजियस से सेकेंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का शुरू होना, यानी कि इस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बेसिकली HRA, HSRA, इन सब का गठन होना, और तमाम इस तरीके की चीजें शुरू हो गई। ऊपर से 1920 के आते आते लगभग 1920 के आसपास आप सबको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो गया था। तो अंग्रेजी हुकूमत काफी दबाव में आ गई थी, और यह दबाव जो है लगभग 1924-25 तक चलता रहा। 24-25 में आते आते हम सबको पता होगा कि CR दास की मृत्यु होती है 1925 में। दिस रेवोल्यूशनरी ही डाइज इन 1925। और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों काफी हद तक जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, एक बहुत बड़ा सा झटका लगता है। 1925 के दरमियान जब ये इनकी मृत्यु होती है, और 1924 से जो कंटिन्यूअसली HRA और HSRA प्रेशर बना के रखी हुई थी अंग्रेजों के ऊपर, जो प्रेशर बना के रखी हुई थी ऑन द ब्रिटिशर्स, इसके चलते क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये सोचा था कि 1919 के बाद जो अगला लॉ आएगा वो तकरीबन 10 साल बाद आएगा, विच इज ऑन 1929। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो प्रेशर बिल्टअप ऑलरेडी हो चुका था और हो रहा था इनफैक्ट, इसीलिए इनको 1927 के आसपास ही कमीशन को बिठाना पड़ा, जिस कमीशन का नाम इन्होंने दिया साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन का भी हम लोगों ने डटकर विरोध किया, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इनका एक्चुअली में मर्डर होता है, इनको सरेआम सबके सामने पुलिस जो है डंडे मार मार के मार देती है। फलस्वरूप एक और आउटरीच इंडियंस के अंदर, और इनको शांत करने के लिए हमें अब चाहिए एक और एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय काल से या ब्रिटिश के रूल में ये बड़ा ही कॉमन चीज है कि आउटरीच को दबाने के लिए एक्ट के नाम पे कुछ भी डोल्स दे दो ताकि ये लोग शांत हो जाएं। इस आइडिया को, इस टोटल अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखते हुए अब आप पढ़ेंगे साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन, इन्होंने सबसे पहले जो हरकत करी वो ये है, इन्होंने कहा कि हम एक भी इंडियंस को नहीं रखेंगे, जिस वजह से विद्रोह और बढ़ गया था इनके खिलाफ। इसके साथ साथ इट एक्चुअली रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया अगर हमारे इलेक्टेड लोग वहां जाएंगे तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो हमारी बात रखें। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। कहां पे? एट द सेंटर। ऊपर से जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जो बात थी, जो प्रोविंसेस में थी, इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, यानी कि वो सेंटर में किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाह रहे थे, जबकि वो चाह रहे थे सेम चीज एट द प्रोविंसेस। सो टेक्निकली 1919 के एक्ट के अंदर ये जो मैनिपुलेशन थी कि हम राज्यों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं नाम मात्र, वो एक्चुअली में अगर किसी ने ऑटोनॉमी की बात करी है, प्रोविंसेस या स्टेट ऑटोनॉमी की जो अगर किसी ने बात करी है, तो वो साइमन कमीशन है। इसकी नेगेटिव चीज यह है कि इन्होंने जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी गई थी 1909 में, उस चीज को अभी भी रिटेन रखा है। इन्होंने कहा है कि दी कंट्रीज डाइवर्सिटी को देखते हुए, कंट्री की डाइवर्सिटी को देखते हुए इनका मानना यह है, इनकी ओपिनियन यह है कि दी अल्टीमेट कैरेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बी अ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि क्योंकि बहुत प्रकार के विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, तो अगर एक पर्टिकुलर पार्टी रहेगी, ये एक के पास पावर रहेगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हर एक की डिमांड के अनुसार पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फेडरल नेचर में, यानी कि सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होगी G1, और प्रोविंसेस में कई सारे गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, ताकि ये लोकल इश्यूज को ढंग से रिप्रेजेंट कर सके, एड्रेस कर सके, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर, दैट वाज द नीड ऑफ अ गवर्नमेंट व्हिच हैज टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया, ये इनका मानना था। इसका रिएक्शन बड़ा ताबड़तोड़ हुआ, सब्सटैंशियल ऑपोजिशन हुई इसके विरुद्ध में। जैसे मैंने बताया कि यहां पे कोई भी इंडियन मौजूद नहीं था, ऊपर से पब्लिक अवेयरनेस जो है, आउटरीच जो था वो ऑलरेडी था,
साथ ही साथ एक ग्रोइंग डिमांड हो रही थी कि सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का, यहां तो एक भी नहीं था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के साइमन कमीशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब 1927 के बाद एक बात छिड़ी कि अब कौन बनाएगा भारत का संविधान। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम इंडियंस क्यों नहीं बना सकते हैं खुद का संविधान, हम लोग क्या इतने सक्षम नहीं है कि खुद का संविधान खुद से बना सके। तो अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि तुम लोग भूखे नंगे लोग, तुम लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता ढंग से, ना तुम लॉ जानते हो ढंग से, तुम क्या करोगे, उससे बेहतर है यह है कि हम लोग ही बना देते हैं तुम्हारे लिए। तो हम लोगों ने कहा कि एक मौका देखिए। तो उन्होंने हम लोगों को चैलेंज किया कि ठीक है मौका दे रहे तुम बना के दिखाओ, और उस मौके का हमने तुरंत फायदा उठाया इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल की बात यहां हो रही है, मोतीलाल नेहरू। The Nehru report में क्या है? The Nehru report presented by a committee under the chairmanship of Motilal Nehru in 1928, and it was the first serious attempt by Indians to frame a full-fledged constitution of their own. अब ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, ये हमें एक्चुअली में एज ए चैलेंज मिला था, हमने एक्सेप्ट कर लिया थैंकफुली। This report laid the groundwork for the demand of a complete political independence. Now this is a very important point to be understood. जब हमें उन्हें ये मौका दिया और जब हमने ये एक अटेम्प्ट किया, तो इस अटेम्प्ट ने हमारी जो डिमांड्स की बात करी, इस डिमांड में हम लोगों को यह पता चला कि हमारी डिमांड जो है तब तक फुलफिल नहीं हो सकती जब तक हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक अलग चीज है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सेलियंट फीचर्स क्या थे इसके? डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग करी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी थी, और एक लिस्ट दी थी फंडामेंटल राइट्स की। ये चार चीजों में से जाहिर सी बात है डोमिनियन स्टेटस को तो कांग्रेस ने ही रिजेक्ट कर दिया था। जहां तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात है, एट द सेंटर, इसको तो पहले साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, और प्रोविंसेस में ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर चुके थे साइमन कमीशन, तो ये पार्शियली ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जहां तक बात है कि आइडिया ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर ऑल द एडल्ट्स, ये जो है ये किस्म की पॉलिटिकल राइट की हम लोग बात कर रहे हैं। रही बात फंडामेंटल राइट्स की, तो रिपोर्ट ऑल्सो प्रपोज्ड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीइंग सर्टेन सिविल लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लेंगे, तो अंग्रेज तो नहीं मानेंगे। अब 1928 के बाद इंडिया की नेशनल मूवमेंट में कई सारे परिवर्तन होते हैं। हमें अब समझना पड़ेगा 1928 ऑनवर्ड्स आपके पास एक तरफ है इंडियन नेशनल मूवमेंट और आपके पास दूसरी तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1928 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं, जिसमें केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पहली बार तो नहीं जा पाई, उसके बाद गई तो कुछ हुआ नहीं, फिर तीसरे बार मना कर दिया, कई लोग जेल में थे, तो ये कुछ ज्यादा फ्रूटफुल हमारे लिए रहा नहीं। ऊपर से 1928 के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको फांसी की सजा हुई। उस समय सुभाष चंद्र बोस जो हैं बड़े चर्चे में आ गए थे, लाइमलाइट में आ रहे थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 1928 ऑनवर्ड्स जो है 2930 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करा, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों की मेजर दो डिमांड्स थी। आप लोग बताइए कौन कौन सी डिमांड थी कमेंट सेक्शन में। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही थी, जब ये सिविल डिसोबीडियंस की जो पकड़ है, जो इसकी जो फायर है, ये फायर जब स्लोली बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों ने इनको शांत करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम समझेंगे कि 1935 एक्ट में क्या है, क्या ऐसी चीज है जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ऑलमोस्ट 80% हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यानी कि ये वो मेजर किताब है या मेजर सोर्स है जहां से हमने 80% चीजें उठाई हैं हमारे आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो जरा देख लेते हैं इसके अंदर मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं। सेलियंट फीचर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, दूसरी ये बाइकैमरलिज्म की बात करता है, तीसरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है। तो तीनों चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। चौथी फेडरल कोर्ट की बात करता है, पांचवी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं,
और ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में ही है, क्योंकि इंडिया भी यही चीजों की मांग कर रही थी। एक बार अंदर जाके देख लेते हैं क्या है। ऑल इंडिया फेडरेशन हमारे डाइवर्सिटी को बड़ा सूट करता है, तो क्या लिखा ये गया है कि फेडरेशन इनकॉर्पोरेटिंग ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स, तो ये दोनों के ऊपर लागू होगा। प्रपोज्ड फेडरेशन इनकॉर्पोरेटिंग ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। बाइकैमरलिज्म की जहां तक बात है, ये भी फेडरल लेजिस्लेचर को ही दर्शा रहा है। रही बात रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, तो द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात तो साइमन कमीशन भी कर रहा था। इसके साथ साथ मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये वाला जो पॉइंट है द प्रोविंसेस और साइमन कमीशन, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही यही डिमांड कर रहे थे। फेडरल कोर्ट की जो बात हो रही है वो ये है कि इसके पास बोथ ओरिजिनल और अपीलेट जुरिसडिक्शंस होंगी। इसके अतिरिक्त पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों की गठन की गई। इस एक्ट की दोस्तों सिग्निफिकेंस ये है, it made the most comprehensive and extensive legislation enacted by the British Parliament for the governance of India. Despite its limitations, क्योंकि कई लोगों ने इसका भी विरोध किया था, it marked a milestone towards a completely responsible government in India and provided Indians with practical experience of running the government. Now, this was the key factor because of which we took 80% of this act into our present constitution. We literally had a practical experience under this act as to how to run a government. Now this was a practice for us. हम लोग इससे इतने used to हो गए थे, हमको इसकी समझ, इस तरीके की जो देश को रन करने की जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, जो फ्रेमवर्क है, हमें इतना बेहतरीन समझ आ गया था कि इसी चीज को 80% हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या मांजरा है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में इस तरह से देखेंगे क्योंकि हम लोग इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ। उम्मीद करते हैं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछता है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको प्रिपरेशन में मददगार साबित हो रहा है, तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम है ध्रुव, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।